नमस्कार साथियों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों आइए बिना देरी किए हम लोग का जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का एक क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करते हैं। भारत के सारे एग्जामों में पूछे जाने वाले एमसीक्यू है, ठीक है साथियों। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से अग्निकुंडों के प्रमाण मिले हैं? कौन सा है ये सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से अग्निकुंडों के प्रमाण मिले हैं? तो साथियों हो जाएगा दूसरा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? ये कालीबंगा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है हम लोग का, सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से अग्निकुंडों के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों वह स्थल हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्या नाम था इंडिका के लेखक का? इंडिका के लेखक का नाम था मेगास्थनीज। जिसको याद कर लीजिएगा, इसमें एक आंसर मिल गया हम लोग का। इंडिका के लेखक का नाम था मेगास्थनीज। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। कौन? अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे, ठीक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके शासन काल में हुई? तो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति थी ना, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कनिष्क भारत का एकदम से प्रतापी राजा थे। उसके पहले हम लोग अशोक, सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक भारत का एक प्रियदर्शी सम्राट, जिसके मरने के बाद ना ढूंढना पड़ा भारत के लोगों को वह कौन सा राजा था जिसे प्रियदर्शी बोला जाता था। अशोक भारत का एक ऐसा प्रतापी राजा, एक ऐसा वीर राजा जो मतलब इसकी ख्याति ना अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। अखंड जो भारत था उससे आगे फैली हुई थी अशोक की ख्याति। अशोक जब मर गए तो इसके बाद से ना भारत के लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि अशोक को बोला क्या जाता था। चूंकि एक स्तंभ मान लेते हैं हम लोग, ऐसे स्तंभ है अशोक स्तंभ, ठीक है। और इसके ऊपर से ऐसे अशोक स्तंभ के ऊपर 4 सिंह बनाए गए हैं, 4 सिंह बनाए गए हैं और इसी पे लिखा हुआ था प्रियदर्शी। क्या लिखा हुआ था? प्रियदर्शी। तो भारत के लोग ढूंढने लगे ना प्रियदर्शी बोला किसे जाता है, तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि प्रियदर्शी अशोक को बोला जाता था, जो बौद्ध धर्म का बड़ा ही मतलब ना सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले राजा हुए थे सम्राट अशोक। हर्षवर्धन भी बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे। इनकी बहन के ऊपर जब अत्याचार हुआ तो इनके बड़े भाई ने उसका विरोध किया और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से हर्षवर्धन आते हैं, उस हत्यारे का विरोध करते हैं और उसको घर में घुस के मारते हैं। कहने का मतलब है उसको उसका राजपाट छीन लेते हैं। हर्षवर्धन भी बड़ा ही प्रतापी थी। समुद्रगुप्त, इसकी ख्याति ना भाई पूरी दुनिया में फैली हुई थी समुद्रगुप्त की। इसे समुद्रगुप्त को हम लोग ना भारत का नेपोलियन बोलते हैं। भारत का नेपोलियन, यानी इतना ज्यादा ख्याति था ना समुद्रगुप्त के पास कि मतलब जिस एरिया में समुद्रगुप्त चले जाएंगे उस एरिया में लोग ना मान जाते थे कि हाँ समुद्रगुप्त जीत जाएगा, तो अपना हरवा हथियार रख दिया करते थे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग किस क्वेश्चन पे आएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन दिया है मिलिंदोपन्ह किससे संबंधित है? मिलिंदोपन्ह किससे संबंधित है? तो मेनांडर। मिलिंदोपन्ह एक लेख है, एक बुक है जिसको लिखा है मेनांडर ने। किसने लिखा है? मेनांडर ने। हमने आपको अशोक के बारे में बता दिया है, कनिष्क के बारे में बता दिया है, बिंदुसार भी एक राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। ये भी भारत के मतलब भारत में इतना ज्यादा राजा हुए हैं ना कि हम लोग को एक एक बताते चले तो मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो कभी एक एक टॉपिक लेके हम लोग आएंगे। अगर राजा के बारे में आप लोग को जानना होगा तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता क्या हो जाएंगे? हरिसेठ थे। कौन? हरिसेठ प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। कालिदास भारत के महान संस्कृत कवियों में से एक माने जाते हैं। कालिदास ने अनेकों रचनाएं की, भारत के लोगों के लिए संस्कृत कवि के रूप में ज्यादा फेमस है। कालिदास अनेकों कविताएं लिखे हैं। बाणभट्ट, भारत के बाण भट्ट पे अनेकों कहानियां प्रचलित है ना। बाण भट्ट ने भारत में बहुत सारा अपना अहम योगदान दिया था, ठीक है। इसके बारे में भी तो बताएंगे। विष्णु शर्मा ने किताबें लिखी थी, तो इसमें हमें विष्णु शर्मा से कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गुप्त काल में कुमार देवी का संबंध किस वंश से था? कुमार देवी का संबंध ना लिच्छवी वंश से था। किस
वंश से, लिच्छवी वंश से कुमार देवी का संबंध था। शक संबंध चलता है जिससे हम लोग का अपना, हम लोग देखते हैं ना, ये क्या होता है हम लोग का अखबार, हम लोग का जो अखबार होता है शक संबंध के हिसाब से चलता है, तो शक से। और इसमें एक राजा भी हुआ करते थे, तो इससे मतलब नहीं था। सातवाहन के राजा हुआ करते थे, सातवाहन के राजाओं ने चांदी के सिक्के चलाए थे, भारत में ज्यादा फेमस थे, ये लोग भी बहुत प्रतापी हुआ करते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हर्षचरित किसने लिखी? हर्षचरित के रचयिता का नाम है बाण भट्ट। किसने लिखी थी हर्षचरित? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। इसमें राजा हर्षवर्धन के अच्छे कामों का वर्णन किया गया है, कितने प्रतापी थे इसके बारे में वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है? तो बाण भट्ट ने किया है। भवभूति भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे भारत के। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश ने बनाया है? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना, राष्ट्रकूटों ने बनाया। किसने बनाया? राष्ट्रकूटों ने बनाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? राष्ट्रकूटों ने बनाया था। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव। कौन हो जाएंगे? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1992 में। और तराइन के द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। हारा कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इसी हार में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया मोहम्मद गोरी ने। अब आते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन दिया है 1191। 1191 में ना पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी हार गया था उस युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान ने ना, जब वो पीठ पीछे भाग रहा था अपने घोड़े के साथ, तो पृथ्वीराज चौहान बोले ना कि हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म नहीं होता है पीठ पीछे किसी शत्रु को वार करना, किसी शत्रु पे वार करना। देखिए भारत के राजा ना एकदम नहीं बोलते हैं कि एकदम सत्यवादी हो जाते थे, एकदम धर्म के अनुसार युद्ध करते थे, इसीलिए लतिया दिए गए। नहीं तो भारत के राजा कहाँ लतिया जाते भाई? पृथ्वीराज चौहान जिसकी ख्याति इतनी बड़ी थी कि 4-4 आदमी को एक-एक बाहों में दाब के सीढ़ियां पे चढ़ के उतर जाना, और इतना ज्यादा ख्याति प्रसिद्ध था ना उनका कि आंख बंद करके पट्टी पे, आंख पे पट्टी बांध के और क्या ना अपने मोहम्मद गोरी जैसे अनेकों शासकों को मार देना। शब्द वेदी बाण रखने वाला या शब्द वेदी विद्या जानने वाला सब पृथ्वीराज चौहान कहाँ हारने वाला था। लेकिन क्या है ना, इन लोग ने एकदम सही युद्ध लड़ेंगे, और सही युद्ध लड़ने से हार होती है। कभी कभी छल कपट भी जरूरी है। अब बताइए मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान निशस्त्र हो गए तो छोड़ा बाग घसीट के ले गया। हम लोग तो पढ़ते हैं इतिहास में, जो लेखक है, कोई बोलता है कि अफगानिस्तान किसी आके ले गया था, वो भी घोड़ा में बांध खींच के ले गया था। और कोई बोलता है ना पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ दिया गया, फिर से काटा गया था। कोई बोलता है फांसी दे दिया गया। अनेकों लेख लिखे गए हैं। तो क्या है, कभी कभी छल कपट भी जरूरी है। एकदम सीधा रहिएगा ना तो काम नहीं चलेगा। जैसे पहले के लोग क्या करते थे ना कि डायलॉग मारते थे, डायलॉग की जब घी नहीं निकल रहा है सीधे उंगली से तो उंगली टेढ़ा कर लेना चाहिए। हम लोग इस सिद्धांत के पे नहीं चलते हैं। हम लोग किस सिद्धांत पे चलते हैं? घी नहीं निकल रहा है ना, उंगली सीधा रखेंगे, डिब्बा को उलट लेंगे, निकाल लेंगे घी। समझ में आया? इन लोग को भी वही करना चाहिए। भारत के लोग प्रतापी राजा थे, इन लोग का क्या ही कहना। चलिए 1911 में क्या हुआ? यहाँ पे हारा था मोहम्मद गोरी। कौन हारा था? वो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। क्या हुई थी? हार हुई थी। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई है। कभी कभी ना अपना थोड़ा सा मनमुटाव भी नुकसान कर देता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं होते। इनके साथ लड़ने वाला एक राजा था, जो इनके जातियां थी वो भी साथ नहीं दी। एक लड़की थी, एक राजा हुआ करते थे जयचंद। जयचंद की राजा की एक लड़की थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे हैं ना, जबरदस्ती संयोगिता को उठा के लेके आ रहे हैं भरे स्वयंवर में। अब जयचंद को गुस्सा आ गया। जयचंद जाके मिल गया मोहम्मद गोरी की ओर से, बोल रहे हैं ना तुम आक्रमण करो, हम सेना में साथ देंगे। भाई बस गलती यही हो गई पृथ्वीराज चौहान। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संगठित रूप किसने दिया? एकता प्रणाली को संगठित रूप अगर किसी ने दिया ना तो इल्तुतमिश ने दिया। किसने दिया? इल्तुतमिश ने।
ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था हो? गुलाम वंश का। किसका था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ना गुलाम था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम। प्रथम गुलाम ये था इल्तुतमिश, इसी को खरीद के लेके आया था। और इसने ना है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना क्या किया? गुलाम वंश का नींव डाला था। क्या किया था? तो गुलाम वंश का नींव डाला था। किसने डाला था? गुलाम वंश का नींव। किसने डाला? गुलाम वंश का नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बलवन, बलवन बड़ा ही प्रतापी शासक था। क्या था? बड़ा ही प्रतापी शासक था। ये ना अनेकों गुट पनप रहे थे ना, तो बलवन ने इस गुट प्रथा को अंत कर दिया था। क्या किया था? गुट प्रथा को अंत कर दिया था। बड़ा अनेकों प्रकार के जो शासक हुआ करते थे ना, ये लोग पनप रहे थे, गुटबाजी चल रही थी, तो बलवन ने इनको निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। हे रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका क्या थी? दिल्ली की प्रथम महिला क्या थी? शासिका। दिल्ली की प्रथम महिला, हम शासिका गलत लिख रहे हैं कागज में। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। इतनी क्या होता है, प्रतापी थी, मतलब इससे जलने वाले लोग इतना ज्यादा इससे जला करते थे कि अंत में क्या होता है, इसको झूठे केस में फंसा दिया जाता है। इसी का जो क्या बोलते हैं, इसका जो अंगरक्षक है, इसी के बारे में बोल देते हैं ना कि इसका और इसके अंगरक्षक का अफेयर चल रहा है। और क्या करते हैं सब लोग, इसके अंगरक्षक को ले जाके मार देते हैं। बाद में रजिया सुल्तान को गद्दी से उतार दिया जाता है। उतारने के साथ से इसको ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। यानी दिल्ली पे सबसे पहले बैठने वाली कोई शासिका थी तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संगठित रूप से किसने लागू किया? तो इल्तुतमिश ने। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने बहुत सारे गोला भर दिया है। जो मेन गोला है ना हमारा 4 कोण से हम लोग भरे हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए आप लोग को बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, जियाउद्दीन बर्नी किस काल से संबंधित है? जियाउद्दीन बर्नी किस काल से संबंधित है? हो तो सल्तनत काल से संबंधित है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी किस काल से संबंधित है? तो सल्तनत काल से संबंधित है। ये मुगल काल, मुगल काल कब आए थे लोग? मुगल काल का नींव रखने वाला कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था। मौर्य काल भारत में ना बड़ा ही फेमस और बड़ा ही प्रतापी, इसमें सम्राट मौर्य से लेके मतलब अशोक भी इसी में आए। अनेकों राजा इसमें पैदा हुए इस मौर्य काल में और देश को उन्नति की ओर ले गए थे। गुप्त काल का इन लोग का भी शासन बहुत ही बढ़िया रहा था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये लोग इसी में पैदा हुए थे और इन लोगों ने गुप्त काल को आगे बढ़ाया था। इन लोगों को गुप्त काल को से भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण नीति न अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अच्छा, ये बाजार नियंत्रण नीति होता क्या है? बाजार नियंत्रण नीति से मतलब यह है ना, लोग अपने मनमानी नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे खरीदते हैं ना, एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस समय 22 रुपए हम लोग को गेहूं क्या करना है, 22 रुपए हम लोग गेहूं बेचते हैं। सरकार का या गल्ला हो तो 22 रुपया मिनिमम, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेच रहे हैं। अब वही गांव में हम लोग बेचेंगे ना तो 20 रुपया भी बेच सकते हैं। कहने का मतलब है ना, वो 2 रुपये कम में मिलेंगे। तो मनमानी ना हो बाजार में, कोई साग सब्जी या फिर खाद्य सामग्री पे। इसके लिए ना क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा ही बढ़िया काम किया, बाजार पे नियंत्रण नीति लाया कि अपने मनमानी लोग ना चला सके, गरीबों को दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा का जो लेखक थे ना अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ना 1336 में हुई थी। अच्छा भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया किसने था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। किसने किया? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। किसने किया? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। किस नगर का स्थापना किया था? तो विजयनगर का स्थापना किया। किसने किया? हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था।
अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अब तो मान लीजिए कि किसी वंश का कोई नींव रख दिए तो ये तो जरूरी नहीं है कि सबसे प्रतापी वही होगा। तो इसका जो सबसे प्रतापी राजा था ना, उस राजा का नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय ना विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, 1526 में भी युद्ध हुआ था और ये 1206 में भी युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं जानना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? लो भाई, अभी हमने आपको बताया है, क्वेश्चन में आ भी गया। आप लोग सोचिए ना, हम लोग के पीपीटी बनाने वाले जो साथी हैं कितना तेज है। अभी हमने क्वेश्चन तैयार किया, आंसर बताया, एक क्वेश्चन तैयार है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध या सबसे बढ़िया शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। हाँ, हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने उसका नींव रखा था। देवराय द्वितीय शासक थे, तो इनसे मतलब हम लोग को नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की? अच्छा, किस युद्ध के बाद ने बाबर ने किया था? तो ये पानीपत का युद्ध था। क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। अच्छा, पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा कौन गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था इब्राहिम लोदी। कौन मारे गए थे? तो इब्राहिम लोदी मारा गया था। अच्छा, युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। बाबर क्या करता है, उनकी वीरता को देखते हुए इब्राहिम लोदी के नाम से खुतबा पढ़ता है, बोलता है कि मैं इतना युद्ध लड़ा अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, लेकिन तुम जैसा वीर मैं नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम मर जाओगे, लेकिन उसके बाद भी युद्ध छोड़ के नहीं भागे हो। क्या किए हो? युद्ध छोड़ के नहीं भागे। इसी पे एक डायलॉग याद आ गया मुझे। कौन सा डायलॉग है? हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। फिर हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पर भारी है। ये था किस पे? ये इब्राहिम लोदी पे था। बाबर ने इसको माना था कि हाँ ये वीर है। वीरता के नाम पे पहली बार हुआ कि कोई विदेशी शासक किसी भारत के शासक के नाम से खुतबा पढ़ा हो। पहली बार ऐसे हुआ इतिहास के पन्नों में। खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध हम लोग आगे देखेंगे। घाघरा के युद्ध में मेदिनी राय से होता है बाबर और मेदिनी राय हारते हैं। खानवा के युद्ध में भी बाबर जीत जाता है और हल्दी घाटी के युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होती है। वो भी हार नहीं माना जाता है। महाराणा प्रताप आजीवन क्या करते हैं ना, बाबर से लड़ते, सॉरी अकबर से लड़ते हुए अपना गृह त्याग देते हैं, बोलते हैं मैं हार नहीं मानूंगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था किसने विकसित की? तो इनका ना एक वो अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। अच्छा, टोडरमल देखा क्या करते थे? टोडरमल भू संबंधित जानकारी रखते थे। क्या रखते थे? भू संबंधित जानकारी। हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे ना तो इस समय के जो लेखपाल है ना, उसी समय का काम राजा टोडरमल किया करते थे। अभी मत सोचिए कि मतलब लेखपाल थे, ये भी राजा थे, लेकिन क्या ही करिएगा, अकबर इतना प्रतापी था ना, सबको डर से अपने में मिला लेता था और ये लोग लगा दिया करते थे। राजा टोडरमल थे। ठीक है, अबुल फजल ये लेखक थे। मान सिंह भी राजा थे, लेकिन अकबर के राज्य में रहा करते थे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी लिखा किसने था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने अकबर के बारे में विस्तृत जानकारी दी है आईने अकबरी में। मतलब आईना दिया है कि अकबर किस टाइप का सम्राट था, उसने क्या क्या अच्छे काम किए। और खास बात बताए हम आप लोगों को, जितना चोटा थे ना विदेशिया, खाली उन लोगों का बड़ाई लिखते थे, बुराई कोई लिखा नहीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना ही लोग अत्याचार किए, रेयर केस में लिखा गया है। इन लोगों को ना मतलब क्या था, जब उन लोगों का जितना अच्छाई लोग लिखते थे ना, उन लोग को नगद में कुछ मिलता था, सोना का
अंगूठी मिले, चांदी का अंगूठी मिले, और मान सम्मान में एकदम खातिरदारी के लिए 2-4-10 को रानियां बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं सब, नौकरानियां रखा जाता था, बेना उना डोलाने का ही अच्छा व्यवस्था। तो बताइए हम ही लोग को अगर व्यवस्था मिलेगा, मोदी सरकार जैसे गोदी मीडिया है दे दे कि ना खाली हमारा बड़ाई करो, हम टेबल के नीचे से पैसा देंगे, तो काहे दिक्कत है। बस उस समय भी यही हुआ करता था, तो बुराई लोग का नहीं हो पाया, वो होता था, ठीक है। अब बुराई लिखा ही नहीं है तो इतिहास में क्या ही बताया हम लोग को। आगे आते हैं, जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज दूत कौन था। मतलब ना जो जहांगीर के दरबार में आया था ना, पहला अंग्रेज राजदूत था, वो टॉमस रो था। क्या था? टॉमस रो था, जहांगीर के दरबार में आया। और ये लोग ने जहांगीर के दरबार में आए ना जब अंग्रेज पहली बार, तो जहांगीर से बोले कि हमें छोटा सा फैक्ट्री लगाना है। जहांगीर बोला कि भाग, हम अपने राज्य में फैक्ट्री लगाने नहीं देंगे। तो ये लोग क्या किए ना, जहांगीर को नहीं बोलते हैं कि प्रलोभन में कुछ दे दिए, एकदम विदेशी से एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेके आए थे, एकदम सुंदर सुंदर। और देखा ना जब कपड़ा तो भी मंत्रमुग्ध हो गया, बोला कि जाओ फैक्ट्री खोल लो। मतलब भेंट के रूप में इसको बहुत सारा ये सब सामान वामान दिए थे सब। हॉकिंस भी था विदेशी, लॉर्ड कालीव इसको बोला, कलाई बोला जाता था, बेलिजली एक्स, ये भी सब इंग्लैंड के थे सब का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। तो ये पहला हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या हो जाएगा? वो उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। अर्थात ताजमहल का नींव रखने का काम किसने किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। जब ये दिखाया ना शाहजहां को, तो शाहजहां को बड़ा भा गया ताजमहल। सही है। ताजमहल इतना भाया ना कि देखिएगा, ताजमहल एक और खास बात है, जब वो बनाया गया है ना, ताजमहल का जो नीचे का फाउंडेशन है लकड़ी का है, गोंद से चिपकाया गया है। ताजमहल का जो होता है पत्थर होता है। हम लोग के यहाँ सरकार के जो क्या बोलते हैं, अब सब तो नहीं बोलेंगे, रहनुमा लोग हैं, पता नहीं कितना हजार करोड़ लगा के पुल बनाते हैं, ओवरब्रिज बनाते हैं, गिर जाता है। आज भी ताजमहल वैसे ही सेफ है। उस समय के लोग कितना ईमानदार थे, कल्पना करके देखिएगा। अबुल फजल, हमने आपको बताया था कि अबुल फजल ये किताब का लेखन में काम किया करते थे। टोडरमल भी एक राजा हुआ करते थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। अमानत खां के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं लेनी है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था। औरंगजेब ने ना जजिया कर पुनः 1679 में लगाया था। क्वेश्चन हमारा है कि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया। तो औरंगजेब ने ना जजिया कर कब लगाया था? 1689 में लगाया था। आई औरंगजेब पूरे मुगल काल का ना सबसे कमीना शासक था। अगर नाम इसका लिया जाता है ना, तो महाकमीना शासकों में इसका नाम लिया जाता है। जजिया कर का मतलब आप समझ रहे हैं। जजिया कर का मतलब होता है बूढ़े को, पहले सुनिए, वृद्ध बच्चा, पहले वृद्ध बच्चा, प्रेग्नेंट महिला, भिखारी, मतलब नहीं किसी को नहीं छोड़ा था। 6 लोगों को पहले माफ किया था, लेकिन इतना कमीना था ना, ये बकसता नहीं था किसी, लंगड़े लोगों को तो छोड़वे नहीं किया था औरंगजेब। इन लोगों से भी कर लेता था। कर लेने का मतलब एक्स्ट्रा कर लिया करता था। कर का कई तरीका होता था। इसके पास मान लीजिए आज भी है, एक ग्राम प्रधान का देखिएगा ना, 1 लाख अगर लिखता है ना, 1 लाख अगर 1 लाख का काम कराता है ना, तो मान लीजिए कि उसका तो कम से कम 50,000 तो उसी में चला जाता है। जितने ऊपर से नीचे बैठे हैं दलाल सब उसी में, कोई 6% लेता है, कोई 3% लेता है, कोई 4% लेता है। और प्रधान के पास भी मजबूरी होता है ना कि मजदूरों का या फिर बजट में ना कम दिखाए, या फिर मजदूरों को एक्स्ट्रा पैसा दे। दिहाड़ी चल रहा है इस समय 450 रुपए, और उस समय इस समय मनरेगा का दिहाड़ी है ना 250 के आसपास है, 264 के आसपास दिहाड़ी। तो प्रधान मतलब भरेगा कैसे? अगर 260-65 देगा तो मजदूर मिलेंगे नहीं, कोई नहीं जाएगा काम करने। तो मजबूरी होता है कि एक्स्ट्रा भर के दिखाए, और उसमें से प्रधान को भी कमाना है। यहाँ पे भी यही होता था। मान लीजिए जब ये लोग पूरा टैक्स दे देंगे औरंगजेब को, तो उसके साथ रहने वाले लोग कमाएंगे क्या? औरंगजेब ने लादा कि मान लीजिए 10 केजी हमें चावल चाहिए पर सालाना में एक आदमी के घर से, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इन लोग ना 25 किलो 30 किलो लेते थे। इन लोग काफी फैमिली चले, चाहे 5 पार्ट में, जैसे मैं अभी बताया कि एक प्रधान नहीं होते हैं, सचिव होते हैं, लेखपाल होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, और ब्लॉक प्रमुख भी होते हैं। सबका कुछ कुछ बाधा होता है। ब्लॉक प्रमुख के ऊपर भी जो लोग बैठे होते हैं उन लोग को 2% 4%, इतने में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो लोगों पे इतना अत्याचार करने लगा ना औरंगजेब, सब लोग परेशान हो गए थे। औरंगजेब ने पूरा बेड़िया में बांध के लोगों को काम करवाता था। इतना अत्याचार किया कि कभी इसका कहानी पढ़िएगा
इन रानी, हाँ हम लोग पढ़े थे, एक रानी थी ना, उस क्या नाम था उस रानी का, उस रानी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मूवी भी बना है उस रानी के ऊपर यार, कोई रानी है, इस छोटा ना छुटियाते हुए आता है, ये लोग जौहर कर ले रहे हैं रानी, उस मूवी का नाम है आप लोग याद नहीं याद है? अरे उस मूवी कुछ नाम याद है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध में ना बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। क्या था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला की वहां पे हार होती है। ठीक है, ये लोग ना भारत के लोगों में खास बात ये थी ना, ये लोग अपने से ही लड़ लेना चाहते थे। मान लीजिए जब युद्ध हो रहा है, हमें पता है कि हम नहीं जीतने वाले हैं, तो कम से कम यहाँ पे है तो किसी अलग अलग राज्य से मित्रता करके रखें। अगर 10 गो राज्य है, 6 गो से नहीं बनता है, कम से कम 4 गो से तो मित्रता करके रखिए। हमें पता है कि विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करने वाले हैं। सिराजुद्दौला की हार होती है, सिराजुद्दौला मारे जाते हैं इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, अच्छा प्लासी के युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो अंग्रेज थे, सिराजुद्दौला थे, और भारत की ओर से और भी लोग इसमें स्वतंत्रता संग्राम के कुछ सेनानी लोग लड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि सिराजुद्दौला अकेले थे, मीर कासिम भी इनके साथ में लड़े थे, लेकिन सब लोग की हार होती है। ठीक है, अंग्रेज लोग नहीं तोप गोला बारूद लेके आए थे ना, भारत के लोग कभी तोप और गोला बारूद देखे ही नहीं थे। ये लोग हाथी घोड़ा से लड़ने वाले लोग थे, बस यहीं पे मिस्टेक हो गई भारत के लोगों से। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और हैदर अली के बीच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और हैदर अली। हाँ, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली मारे जाते हैं। कहने का मतलब है, हम अभी आपसे बताए ना कि अंग्रेज ना ये लोग रणनीति बना के आते थे, और एक खास बात था इन लोग का, कू डालो और राज्य करो की नीति पे चलते थे ये लोग। कू डालो और राज्य करो। हिंदू और मुस्लिम को अलग बांट देते थे। हिंदू लोग मुस्लिम के लिए लड़ने नहीं जाएंगे, मुस्लिम लोग हिंदू के लिए लड़ने नहीं जाएंगे। तो बताइए, युद्ध में तो हार होना तय है ना। अगर युद्ध कर रहे हैं आप धर्म देखेंगे, जाति जीत देखेंगे ना, तो कभी उस युद्ध में जीत ही नहीं होगी, आपको हारना तय है। बस यहाँ पे यही काम करता था। औरंगजेब और मराठा के बीच में कहीं युद्ध होता है, वहां पे भी ये सब क्या करते हैं ना, अंग्रेज औरंगजेब बोले थे, अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध होता है, मराठा के लोगों को लोग पकड़ लेते हैं, यहाँ पे भी मराठों की हार होती है। आगे क्या है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यहाँ पे भी अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसी लोग हार जाते हैं। अंग्रेज तथा मीर कासिम शाह आलम द्वितीय सिराजुद्दौला। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था ना अंग्रेज तथा मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, अच्छा इस युद्ध में कुछ परिणाम हुआ होगा। मान लो ये वो अंग्रेज है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, जब ये तीन को शासक मिलकर लड़ेंगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, होगा तो क्या होगा? अंग्रेजों की जीत होगी। एक बात याद रखिएगा, आप लोग महाभारत देखे ना सब लोग, क्वालिटी चुनना है, क्वांटिटी चुनना है, ये अर्जुन को बढ़िया से मालूम था। अर्जुन ने क्या चुना था? क्वालिटी चुना था। क्वालिटी का मतलब है ना, श्री कृष्ण के अंदर क्वालिटी थी, लेकिन जितने कौन थे ना, सब लोग क्वांटिटी चुने थे। क्वांटिटी का मतलब है ना, संख्या चुने थे कि हम लोग संख्या में ले लेंगे ना तो जीत जाएंगे। लेकिन अर्जुन के अंदर क्या था? एक ही वो रहेगा लेकिन सही रहेगा। कहने का मतलब है ना, 100 हिजड़ों के फौज रखने से बढ़िया एगो शेर के साथ रहिए। समझ में आ रहा है? यही काम श्री कृष्ण किए थे। बस यहाँ पे ही अंग्रेजवा थे ना, इन लोगों को पता है कि हम लोग को जीतना कैसे, ये सब रणनीति बढ़िया से जानते थे। 50 को मिलने से क्या ही फायदा था कि इन लोग की सेना हार गई। हारने का वजह था ना, युद्ध में इन लोग कुशल नहीं थे, पूर्ण रूप से कुशल नहीं थे। इन लोगों के अंदर आपसी द्वेष था ना कि मीर का सिंह जीत जाएगा तो शाह आलम द्वितीय को मार देगा, या फिर ये लोग सिराजुद्दौला सोचता था कि अगर भाई तुम जीत गए ना तो हमको मार देंगे या फिर हमको नहीं देंगे। तो आपस में इन लोग का मन मुटाव था। या ये क्वेश्चन है अंग्रेज और मराठा, यहाँ पे मराठों की हार होती है, अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी, यहाँ पे अंग्रेजों की जीत होती है, फ्रांसीसी हार जाते हैं। आगे है अंग्रेज और हैदर अली, अंग्रेज जीतते हैं, हैदर अली मारे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंग्रेजवा सब में जीत रहे हैं। वजह क्या है? सुव्यवस्थित संगठित सेना, और उसमें वो एक्स फैक्टर जो भी इन लोग का उधर से आता था ना, बड़ा ही ईमानदार था, अपना जान का बाजी लगा के लड़ते थे सब। अब ऐसा नहीं है कि हम भारत वाले हैं, अपने देश के लोगों पे संदेह कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं है।
ये भारत की भूमि ऐसी है ना जहाँ पे झांसी की रानी ये सब महिलाएं पैदा हुई थी। ऐसी ऐसी महिलाएं जो हम लोग कहानियां पढ़ते थे, तो कहानी में लिखा हुआ करता था, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी कहानियां हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। तो भारत के लोगों पे संदेह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों में भी संगठन की कमी नहीं थी, इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त ना 1793 में लागू हुआ। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या है? जिसकी भूमि है ना, मान लीजिए है भूमि है, तो इसको हमको इकट्ठा करके दे दिया गया कि हाँ ये आपका भूमि है। इसके पहले कोई कुछ भी किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था। कहने का मतलब है कि सब भूमि किसकी थी? सारे के सारे भूमि अंग्रेज लोगों की थी, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज आएंगे या विदेशी जो लोग भी आक्रमण किए थे उन लोगों की भूमि थी। आपको काम करना है, सिर्फ आपको मजदूरी मिल जाएगा, बाकी भूमि के मालिक वही थे। तो अस्थाई बंदोबस्त किया गया और भूमि का मालिकाना हक आपको दिया गया था। ठीक है, हाँ, तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि भारत में समाज में अनेकों बुराइयां फैली हुई थी। अरे भारत के लोग तो इतने कमीने थे कि इस भारत के लोग, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना कि यत्र नार्यन्तु रमन्ते दे तत्र देवता, यत्र नार्यन्तु रमन्ते पूजयन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। हम भारत वाले हैं भाई, कि वेद पुराणों में लिखा गया है। लेकिन यही भारत के लोग इतने कमीने थे कि जिस महिला का स्तन जितना बड़ा होता था ना उतना ज्यादा टैक्स लगाते थे, और जिस महिला का स्तन छोटा होता था ना उतना छोटा टैक्स लगाते थे। कोई लड़की है, उस लड़की का उम्र 10 साल है तो 22 साल के लड़के से शादी होती थी। 10 साल की लड़की या 22 साल का क्या होगा वो? तो लड़का, आई लड़की। अरे ये सब ना भारत के संस्कृति पे कलंक है, एगो बड़ा धब्बा है जो कमीने थे। अब बताइए 10 साल की लड़की, दूध मुही लड़की बेचारी दुनिया भी नहीं देखी, उससे 22 साल का बूढ़ा से शादी हो जाता था। बताइए कैसे जीते थे लोग? तभी हम लोग पढ़ते थे कि जन्म दर में गिरावट आ जाता है। मान लीजिए 22 साल का बूढ़ा शादी हो गया, अब शादी ब्याह करके मुंह तो नहीं ना देखेगा, ले जाके बच्चा उच्चा पैदा करता था, मर जाते थे सब बच्चे पैदा करने में। तो जब राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस टाइप के जब लोग भारत में आए ना, सावित्री बाई फुले, तो इन लोगों को लगा ना कि हमें विरोध करना चाहिए, ये सरासर गलत है। तो इन लोगों ने इस पे आवाज उठाना शुरू किया, विधवा पुनर्विवाह पे आवाज उठाया, अनेकों प्रकार की जो समस्याएं थी इस पे आवाज उठा के और अपना अपना समाज की स्थापना किए और इन बुराइयों को मिटाया गया। ठीक है, 1885 में क्या होता है? 1885 में ना कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना जॉर्ज ए ओ ह्यूम। और पूरा फुल फॉर्म हम बता देते हैं। जॉर्ज ए ओ ह्यूम का मतलब है एलम एक्टुबियम ह्यूम। इसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया। किसका? तो कांग्रेस का स्थापना करता है कौन? जॉर्ज ए ओ ह्यूम। 1857 में क्या हुआ था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ है? 1857 में। 1857 में क्या हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चूंकि भारत के लोग उसमें हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने नाना साहब का वो वीर अंदाज भी देखा था। तात्या टोपे का वीर अंदाज देखा था हम लोगों ने। नाना साहब के जो बेटे थे ना, उन लोगों के बेटों के ना आंख से, मतलब आंख में जलते हुए रड डाल दिया गया था, अंधा करके मार दिया गया था, किसी के लड़के को दीवार में चुनवा दिया गया था। ऐसी थी हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और हम लोग के जो आका जो थे इतिहास लिखने वाले, पुराने अंग्रेजों के गुलाम लोग, वो इसके बारे में लिखे ही नहीं बढ़िया से। इतना दिखा दिया गया कि संगठित सेना नहीं थी, सब लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। अभी बताइए, हमें अपने देश का जब विकास करना है तो सबसे जरूरी है कि घर के लोग व्यवस्थित हों। ठीक है ना? तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग हारे थे, लेकिन ये थी हार चलेगा, लेकिन भारत के लोगों ने बड़ा ही वीरता के साथ लड़ा। इसमें सबसे फेमस कोई था तो झांसी की रानी थी, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, मीर कासिम थे, अनेकों लोग थे। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे?
1835 एक अधिनियम आया था। 1835 अधिनियम के तहत हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। चलिए आगे आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का जो नेता था ना, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्या नाम था इनका? हेनरी विवियन डेरोजियो। अच्छा, यंग बंगाल से मतलब क्या था? यंग बंगाल में ना अनेकों प्रकार, मतलब यंग युवाओं का बंगाल बोला जाता था और अनेकों युद्ध इसमें हो रहे थे। खास बात आपको बताएं, बंगाल में कहीं चल रहा था। बंगाल समुद्र के किनारे है। किसके किनारे है? बंगाल समुद्र के किनारे है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जब भाई मान लीजिए बंगाल है, यहाँ पे है बंगाल, जब इस समुद्र के किनारे रहेगा तो कोई भी यात्री अगर विदेश से आक्रमण करने आएगा ना, तो इधर से यात्रा करते हुए बंगाल के पास चला आएगा। आक्रमण करना हो, व्यापार करना हो, कोई भी फैक्ट्री अधिकतर वहीं पे लगती है जहाँ पे समुद्र तटीय इलाका हो। क्योंकि मान लीजिए समुद्र है तो उसमें रोड तो नहीं ना बनवाना है ना, टैक्स नहीं ना देना है, भीड़ नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नाव से खेलते हुए आना है, या फिर नाव के ऊपर क्या करते थे, तिरपाल टांग देते थे। हवा अगर इधर चल रहा है तो तिरपाल को नीचे तक कर देते, हवा के सहारे चलाते थे। मतलब इतना टेक्निक था इन लोगों के पास में, क्या ही होता है। तो ये लोग इधर से आए थे। यंग बंगाल आंदोलन का जो भी था नेता था, क्या नाम था उसका? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये लोग आए बंगाल में। बंगाल में मतलब पढ़े लिखे लोग थे तो बंगाली में ज्यादा रहते थे। सुभाष चंद्र बोस का हम लोग जानते हैं ना, बंगाली से संबंध रखते थे। वो भी कटक से थे लेकिन चले गए थे बंगाल में, क्योंकि इनको पता था ना बंगाल के रास्ते से ही हम लोग गुजरेंगे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे थे? तो बंगाल में थे। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने अपने अभी बताया ना कि अनेकों प्रकार की जो बुराइयां फैली हुई थी उसको दूर करने का काम किया था राजा राम मोहन राय ने। विधवा पुनर्विवाह से लेके दहेज प्रथा तक समाप्त करने में इनका अहम योगदान रहा था, राजा राम मोहन राय का। इनका नाम पूरा था ना राम मोहन राय, लेकिन इनके करने की वजह से महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर ना इसका नाम राजा दे दिया था, क्योंकि इनका काम बड़ा ही सुव्यवस्थित था। आ जाइए, हम लोग आ गए विद्यासागर, तो इनका पूरा नाम लिख देते हैं हम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी क्या थे? सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ थे। भारत में ना एक अलग जगाने का काम इन लोगों ने किया था, क्योंकि भारत में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी। बुराइयां तो इतनी थी कि अगर एक मान लीजिए किसी की शादी होती है, आज ही किसी की शादी होती है और कल वो मर गया, जिस लड़की की शादी हुई वो कल मर गया लड़का। अब उस लड़की को क्या किया जाता था ना, उस लड़की को, उस लड़का का मान लीजिए चीता है ना, उस लड़की को इस चीता में ले जाके जिंदे जला दिया जाता था। ये है हमारे संस्कृति में धब्बा, जिंदा जला दिया जाता था उस लड़की को। अब बताइए, वो लड़की संसार देखने आई थी, घर देखने का भी, सोने का भी सही से मौका नहीं मिला, उसको आग के हवाले कर दिया जाता था। इसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाया था। जो तीनों थे ना, ये तीनों महापुरुष, ये भारत का महापुरुष बोले तो गलत नहीं होगा, ये युग निर्माता बोले तो गलत नहीं होगा। आधुनिक भारत का जनक इनको राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। देखिए याद आ गया, याद कर लीजिएगा। आधुनिक भारत का जनक क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का जनक, भारत का जनक किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को। विद्यासागर ने अनेकों प्रकार के बुराइयों को दूर किया, और दयानंद सरस्वती ने भी ना अनेकों प्रकार की बुराइयों को दूर किया। सब लोगों ने कोई ब्रह्म समाज चलाया, कोई मतलब सब लोग अपना अपना एक समाज चला रहे थे, ब्रह्म समाज था, और अनेकों प्रकार के समाज लोग मिलकर चला रहे थे जो बुराइयों को दूर कर रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1875 में होती है आर्य समाज की स्थापना। इसके बारे में हम आपको 1885 के बारे में बता चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? हम आपको अभी बताए थे 1885 में होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है? बंगाल विभाजन। क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है? 1911 में ना बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और क्या हो जाता है? रद्द करके और फिर बंगाल को एक बनाया जाता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान क्या था? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ना, स्थान था 18 बम्बई। क्या था? मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कब हुआ था? वो तो 1885 में हुआ था। अच्छा, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन के अध्यक्ष थे ना,
WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी है, बनर्जी लिखे हैं, जी लिखे हैं, WC बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या था? तो बेमेश चंद्र बनर्जी। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था, मतलब मुख्य मालिक यही थे। ठीक है, हम लोग आगे आएंगे। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का जो वयोवृद्ध पुरुष थे ना, इन्हें ना दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है। मतलब एकदम से ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है ना? आप इंग्लिश में समझ लीजिए, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत के एकदम से वृद्ध आदमी जिसको बोला जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने कामों के लिए बड़ा ही फेमस हुआ करते थे। इनकी ख्याति काफी ज्यादा थी। ये अपने आप में बहुत संगठित और मजबूत इंसान थे। इंग्लैंड में जाके IAS का एग्जाम होता है, निकाल के आए थे। आई चोटा इतने कमीने थे ना, जिसे हम लोग इस समय बोलते हैं, इस समय IAS बोलते हैं ना, उस समय IFS था उसका नाम। ठीक है, 21 वर्ष उम्र था, इसको घटा के लोग 19 वर्ष तक करके लाए थे। इसका विरोध भारत के लोगों ने किया। अब बताइए 19 वर्ष या 21 वर्ष के उम्र में IAS बनना इतना आसान है क्या? हालत खराब हो जाती है IAS की तैयारी करने में। अब जो तैयारी करता है उसी को पता है कि कितना मेहनत लगता है तैयारी करने में, क्या क्या खोया है तैयारी करने वाला सामने वालों ने। लोग ये आसपास के लोग तो ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते हैं किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं करेगा, घर के लोग बेकार में पढ़ा रहे हैं। बाबू कभी पढ़ा के देखो ना घर के लोगों को या घर के बच्चों को, उतना तैयारी करा के देखो क्या क्या जाता है। उम्र जाती है, पैसे जाते हैं, गरीबी आती है, माँ बाप के सपने अधूरे रह जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी पे उंगली उठाने का। वयोवृद्ध जो भारत के पुरुष थे उनको हम लोग दादा भाई नौरोजी बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, अच्छा इन्हें प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? तो महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी गलत लिख रहे हैं क्या? अच्छा भाई, आइए MG गांधी लिख देते हैं। महात्मा गांधी की क्या थी? आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक मतलब नहीं होता है कि हम मान लिए कि हमारे गुरु हो गए। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक ये गरम दल के नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये कांग्रेस के मुख्य सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है बंग भंग कब हुआ था? बंग भंग कब हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना 1905 में, बंगाल विभाजन। बंग भंग से मतलब होता है ना बंगाल को भंग कर देना, दो टुकड़ों में तोड़ देना। तो बंगाल को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वहां पे क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वहां पे भारत को क्या किया गया था? मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए। जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी ना वहाँ पे हिंदू बाहुल्य इलाका कर दिया गया। जहाँ पे मुसलमानों की संख्या थी मुस्लिम बाहुल्य इलाका कर दिया गया। तो इसी को ना रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि हम जीते जी नहीं होने देंगे। यहाँ पे हिंदुओं से मुसलमानों के हाथों में राखी बंधवाया था, मुसलमानों बहनों से भाइयों से हिंदुओं के हाथों में राखी बंधवाया था। तो यहाँ से हम लोग के हिसाब से राखी की प्रथा उत्पन्न हुई थी। लेकिन भारत में अनेकों प्रकार की धारणाएं हैं कि हम लोग राखी कब बनवाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। 1911 में क्या हुआ था? तो 1911 में ना बंगाल का पुनर्गठन हुआ था। बंगाल का पुनर्गठन हुआ था, मतलब 1905 में विभाजन हुआ, फिर 1911 में पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ना एक जगह है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसी ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों किया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग में बड़े बड़े नेता एक अपना लीग अलग बनाना चाहते थे। अभी बताए हैं हम आपको कि अंग्रेजों जो इतने कमीने होते हैं ना, क्या ही बताए, ये लोग अपना वही करते थे, फूट डालो और राज्य करो की नीति पे जब चलते थे तो हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया। अगर किसी मुस्लिम को अंग्रेज लोग मार रहे हैं तो हिंदू लोग नहीं इंटरफेयर करते थे, हिंदू लोग पिटा रहे हैं तो मुस्लिम लोग तो इंटरफेयर नहीं करते थे। बाद में क्या होता है, एकता के सूत्र में पढ़ते हैं, हिंदू लड़ते हैं। लखनऊ ये यूपी की राजधानी है, कराची पाकिस्तान में है, लाहौर भी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किया था। कहाँ पे किया था? चंपारण में। चंपारण पड़ता कहाँ है? वो तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। बस हम लोग के बगले में है, हम लोग यूपी बिहार के बॉर्डर पे है, तो हम लोग के बगले में है चंपारण। ठीक है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह या सत्य के लिए प्रयोग। महात्मा गांधी ने अपना प्रयोग पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो
ये बिहार के चंपारण में किया था। लोग इनको पहली बार देखे, जाने और पहचाने। यहाँ पे लोगों ने महात्मा का नाम दिया। यहाँ महात्मा गांधी ने अपना कपड़ा वपड़ा खोल के फेंक दिया, सूट बूट, और बोले कि नहीं मैं आधा ही मर्दानी लपेट के घूमूंगा। पूरे भारत का भ्रमण किया था महात्मा गांधी ने। अच्छा, चंपारण के बाद कहाँ पे गए महात्मा? चंपा के बाद, यानी बाद में आ जाएगा अहमदाबाद। चंपा के बाद अहमदाबाद गए थे 1918 में। हाई कब हुआ था? 1917 में। और इहो खेड़ा में गए 1918 में। कहने का मतलब है बारडोली की महिलाओं ने किसको क्या नाम दिया था? बारडोली की महिलाओं ने ना देखिए किसी को नाम दिया था कुछ। भारत को एकदम एकता के रूप में बांधने वाले उस सब, क्या नाम था उनका? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दिया था। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। किसको? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने क्या दिया था? सरदार की उपाधि दी थी। किसको सरदार की उपाधि दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आइए वल्लभ भाई पटेल के थोड़ा सा कुछ याद आ गया। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। इन्होंने ना भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। लोग बोलते हैं ना कि मतलब 100 या 300 पता नहीं कितने 63 रियासतों में बटी हुई थी जो भारत, इसको एक सूत्र में बांधने का काम किया था। उस शख्स का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा जो ये भारत है ना, एकता के सूत्र में नहीं बनता। कश्मीर पाकिस्तान का होता और ये गोवा भी किसी और का होता। बीच में बैठा हुआ है अहमदाबाद या हैदराबाद, हैदराबाद भी हमारा नहीं होता, वहां के निजामों का होता। आप लोग कल्पना करिएगा, कभी सोचिएगा अगर कश्मीर हमारा नहीं होता, या फिर हमारे जो राज्य हैं जो अनेकों 63 रियासतों में बटे हुए थे, अगर ये बताइए एक एकता के सूत्र में नहीं बांधते तो हम लोग यूपी वाले हैं, बिहार में जाने में ना पासपोर्ट चाहिए होता था। यूपी वाले हैं, दिल्ली में जाने के लिए ना पासपोर्ट चाहिए होगा। कितना मजा आता, कल्पना करिए आप लोग। अगर भारत की भूमि पे ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए तो नमन है इस भूमि को। हाँ, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित होकर सीधे भारत के पास चला आया, और इसी रोलेट एक्ट के विरोध भारत के लोगों ने किया। इस रोलेट एक्ट में क्या था? बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील व बिना दलील। अब आप लोग समझ रहे हैं रोलेट एक्ट का मतलब या रॉलेट एक्ट का मतलब? इसमें ना आपको किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना है। अंग्रेज आएंगे जो मर्जी उठा के ले जाके जेल में बंद कर देंगे। आप अपील नहीं कर सकते हैं, आप किसी वकील से दलील नहीं करवा सकते हैं, और वकील भी नहीं रख सकते हैं। सब मिला जुला के ना हम लोग को पंगु बना दिए थे अंग्रेजवा, और इसी का विरोध किए थे भारत के लोग 1919 में। और इसी विरोध करने के चक्कर में लाला लाजपत राय को चोट लगी थी सर पे, और इसी सर पे चोट लगने से ना लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, और भारत के लोग 7 दिन के अंदर मौत होती है। और लाला लाजपत राय मरने से पहले बोलते हैं कि हमारे पीठ पे लगी हुई एक एक लाठी का चोट तुम्हारे ना इस साम्राज्य में पत्थर का कील साबित होगी या कील साबित होगी। और सही होता है कि कील साबित होता है, साम्राज्य उन लोगों का उजड़ जाता है। 1917 में महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया चंपारण में, 1918 में दूसरा आंदोलन किया अहमदाबाद में, 1919 में रोलेट एक्ट आया भारत में, ठीक है। और 1920 में से ज्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, 21 होता तो समझ में आता। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब का गवर्नर कौन था? वो तो जनरल ओडायर। कौन था? जनरल ओडायर। इस छोटा ना आदेश दिया था, किसको दिया था? जनरल डी डायर को दिया था। क्या दिया था? जनरल डी डायर को आदेश दिया था ना किताब को। ओ से याद रखिएगा, ओ से आर्डर दिया था तो ओ डायर, डी से दाग दो, दाग दे से मतलब हो जाएगा डी डायर। अब समझ रहे हैं, जनरल ओ डायर ने आदेश दिया जनरल डी डायर को कि निहत्थे लोगों पे गोली चला दो, और भारत के निहत्थे लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे जाते हैं। उसी समय एक 12 वर्ष का गबड़ू जवान निकलता है भारत का और बोलता है कि हमारी तो
आजादी से शादी हुई है, उसके अंदर भी एक दिल था, धड़क रहा था, शादी करने के बारे में सोचा था कि हम भी शादी करेंगे। और उस शख्स इतना सुंदर था ना कि लड़कियां, पूरे उस क्लास की लड़कियां उसके ऊपर मरा करती थी, इतना सुंदर था, पंजाबी गबरू जवान। लेकिन क्या ही करिएगा, विधि का विधान था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, वो लड़का घर से निकलता है बंदूक का वृक्ष लगाने के लिए, अंग्रेजों को मारने के लिए। घर के लोग पूछते हैं बेटा शादी कर ले, बोलता है हमारी तो शादी हो चुकी है भारत की आजादी से। उसका दिल सिर्फ भारत के लिए धड़कता था, एक ऐसा शख्स था। उस शख्स का नाम क्या था? उस शख्स का नाम था भगत सिंह। क्या नाम था? भगत सिंह। चलिए तो भगत सिंह की कहानी फिर से लेके आएंगे हम लोग। लॉर्ड इरविन, छोटा का नाम इरविन लिखा है ना इसमें, खाली उसको लॉर्ड लिखते थे सब। आज भी हमारे किताबों में लॉर्ड लिखा जाता है, वो हम लोग को भगवान बन के आए थे सबको मिला। भाई जेम्स गॉड लॉर्ड रिपन, ये भी लॉर्ड है था। इत्तेफाक की बात, बढ़िया बात यह है कि हम लोगों ने ये हम लोग के जो भी टाइपराइटर भाई साहब है, जब इसको टाइप क्या बोलते हैं पीपीटी बनाया है ना, तो इसमें लॉर्ड नहीं लिखा गया। उचित बात है कि हम लोग लॉर्ड तो नहीं लिखे हैं, भारत के एनसीईआरटी लिखती है चलेगा, हम लोग तो लिखने वाले नहीं है कमीनों को लॉर्ड कि रिपन अव्वल कमीना था। सब तो हुए थे क्या, ये वो बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन में बड़ा हम लोग खुश नसीब है, चौरी चौरा कांड जो हुआ ना, हम लोग भी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। इसी में ना चौरी चौरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। ऐसा चौरी चौरा हत्याकांड या फिर घटना हुआ क्यों था? अनेकों प्रकार की बुराइयां थी, भारत के लोगों को मारा जा रहा था, भारत के लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को जलाना शुरू कर दिया। हम लोग तो यूपी और बिहार वाले, अगर बिहार वाले भी हैं तो वे कमीने होते हैं, हम लोग तो यूपी वाले का खून मतलब ना एक ही बेर उफाल मारना शुरू हो जाता है। अरे गोरखपुर वाले बोले कि भाग जला देंगे अंग्रेजवा, मारे एक ही बार 22 को पुलिस कर्मियों को जला के रख दिए एक ही बार। अब गांधी जी को लगा ना कि भाई अगर सब लोग मर जाएंगे तो फिर देश को संभालेगा कौन, फिर आजादी मिलेगी कैसे? भगत सिंह मारे जा चुके थे, सुभाष चंद्र बोस का वही हाल था, तिलक अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, मतलब ये लोग जितने लड़ने वाले सब थे ना, सब लोग मारे जा चुके। तो गांधी जी ने यहाँ पे ना अपना दिमाग चलाया और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ना चले जा रहे हैं कहाँ पे, तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, क्योंकि समझौता हो गया कि चलिए आप लोग असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे। भाई काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ऐसे 20 लोग इसमें थे। काकोरी ट्रेन एक्शन मार के ट्रेन और से लूट लिए थे हथियार और बोले कि नहीं अंग्रेज तुम लोग को मारेंगे। किसी देखिए किसी भी अपने शत्रु से लड़ने के लिए ना सिर्फ बाहुबल की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक संगठन होना चाहिए, उसके लिए हथियार होने चाहिए, उसके लिए सारी मैनेजमेंट होनी चाहिए। इन लोगों के पास सब कुछ था, संगठन था, लेकिन किसकी कमी थी? हथियार की। तो मजबूरी है ट्रेन को लूटना, इन लोगों ने ट्रेन को लूटा। तो यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ काकोरी, अच्छा बात है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ना काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या हो जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए इसमें कुछ योगी और मोदी सरकार आई है तो इसका नाम रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन, नहीं तो काकोरी हत्याकांड इसका नाम था, चेंज हो गया, अच्छा बात है। साइमन कमीशन, ई कमीना इतना कमीना था, ये लेके आया था, भारत के लोगों ने विरोध किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और उसी साइमन गो बैक के चक्कर में लाला लाजपत राय पिट गए, पिटने के बाद से 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। अरे बहुत कमीने थे सब, क्या ही बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग तो पढ़ लिए हैं, 1919 में होता है। कितने अप्रैल को होता है? तो 13 अप्रैल 1919। कितने अप्रैल? 13 अप्रैल 1919। कौन सा दिन होता है? बैसाखी का दिन होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। साइमन कमीशन भारत कब आया? हम लोग अभी पढ़ के आए थे। तो साइमन कमीशन अब भारत 1928 में आता है। इसका विरोध किया जाता है साइमन गो बैक, और साइमन गो बैक साइमन नहीं जाने को तैयार होता है। इसी के चक्कर में अनेकों प्रकार का विरोध होता है, भारत के लोग लड़ते हैं। मतलब अभी हमको बताए हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी में होती है, उसमें भगत सिंह भी होते हैं, अनेकों मतलब उसमें क्रांतिकारी लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि तिलक भी होते हैं उसमें। फिर इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद से इसका नाम चेंज कर दिया, इसमें से कुछ लोगों को फांसी दे दी जाती है, उसका नाम चेंज करके फिर रखा जाता है हिंदुस्तान एसोसिएशन। मतलब इस टाइप का नाम रखा जाता है कि भारत के लोग फिर से लड़ेंगे, और ये लोग लड़ते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? मतलब हम लोग को पूर्ण रूप से ना स्वराज जैसे मांग करने का अधिकार जब ये लोग कर रहे थे ना, 1930 में बोला गया कि हमें पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। नहीं तो भारत के और महात्मा गांधी के समर्थन में जितने लोग थे ना, डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे।
डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है ना थोड़ा सा हिस्सा या आधा हिस्सा हमें दे दो, पूर्ण रूप से आजादी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि गांधी जी अपने जगह पे गलत थे, गांधी जी भी अपने जगह पे सही थे, क्योंकि गांधी को पता था ना अगर हम किसी का उंगली पकड़ रहे हैं ना तो धीरे धीरे पहुंचा तो पकड़ ही लेंगे। गांधी जी इस पे विश्वास करते थे। लेकिन ना यहीं पे नेहरू और नेहरू के पिताजी थे ना, ये लोग बोलते थे कि ना हम लोग को पूरी आजादी चाहिए। तो अच्छा लगा कि मोतीलाल नेहरू ने उस समय बोला कि हमें पूरी आजादी चाहिए, तो कम से कम पूरी आजादी का ख्याल तो आया था ना महात्मा गांधी के दिमाग में या पूरे भारत के लोगों के दिमाग में। पहले तो लोग जाने सोचे भी नहीं थे कि हम लोग आजाद होंगे, लेकिन एक एक क्रांतिकारी पैदा होते गए, बोलते गए कि हमारा देश हमें चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, इस टाइप का कुछ वो सुनते रहे। तो हम लोग का जो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 1930 में मनाया जाता है। अर्थात 1930 में हम लोगों ने भारत में पहली बार झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने भारत में पहली बार झंडा फहराया था। और यही प्रथा चलती आ रही थी 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी करके। तो हम लोग का जो संविधान बना ना, संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। तो 2 महीने लेट कर दिया गया कि मान लीजिए 26 जनवरी को वो क्या बोलेंगे स्वराज दिवस मनाएंगे या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और उसके बाद से फिर 26 नवंबर को मनाएंगे, 15 अगस्त को मनाते ही हैं, तो इसलिए इसको उसी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल जा रही है? 15 अगस्त 1947 को हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलती है। हम लोगों ने ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 15 अगस्त आता है ना तो झंडा खींच के तोड़ते हैं हम लोग अंग्रेजों का, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर से धीरे धीरे ऊपर ले जाके फहराते हैं। शान का प्रतीक होता है कि हमें पूर्ण रूप से हम लोग गणतंत्र घोषित हो गए, स्वतंत्र घोषित हो गए, और आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जिससे मध्य रात्रि में हम लोगों ने झंडा तोड़ के अंग्रेजों का झंडा अपने झंडे से फेंक दिया था कि ऐसे तुम्हारी शाही जो भी सल्तनत है खत्म हो गई। 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं? तो क्या मनाते हैं इसको? 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त 1942 को ना पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अस्थायी रूप से। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा का प्रारंभ कहां से हुआ? दांडी यात्रा का प्रारंभ कहां से हो रहा है? साबरमती आश्रम से हो रहा है। कहां से हो रहा है? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से ये कुछ याद आ गया गांधी पे, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी ने क्या किया था ना, साबरमती आश्रम से कुछ दांडी यात्रा प्रारंभ किया, और दांडी यात्रा प्रारंभ करने के बाद से 240 मील लोग चल रहे हैं, किलोमीटर में लेंगे तो 241 किलोमीटर चल के, और उसके बाद से लोग क्या करते हैं ना, नमक कानून तोड़ रहे हैं। 78 गो लोग होते हैं, 78 गो लोग प्लस एगो गांधी जी, टोटल लोग होते हैं 79 गो, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती हैं। जाके नमक उठा के नमक पर तोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, साबरमती यात्रा का प्रारंभ कहाँ से होता है? और दांडी यात्रा का प्रारंभ साबरमती आश्रम से होता है। कभी मौका मिले तो साबरमती आश्रम जाइएगा, उसे प्यार से बनाया गया साबरमती रिवर फ्रंट। अपने देश के प्रधानमंत्री बाहुबली या भारत के भाग्य विधाता, जो भी बोले इनको कम है। जब भी विदेशी आते हैं ना, वहाँ पे लेके जाते हैं, वाटर पार्किंग वर्किंग है वहाँ पे ही, एरोप्लेन उतरता है ना तो उस साबरमती रिवर फ्रंट में उतरता है, घुमा के लोग दिखाते हैं। चूंकि जगह अच्छा है, ठीक है, भारत की बढ़िया फेमस जगह है। सेवाग्राम की क्या किया था इन्होंने? स्थापना किया था साबरमती आश्रम में। यहीं पे सेवाग्राम भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वर्धा एक जगह है, अहमदाबाद शहर में है। ये किस शहर में है साबरमती आश्रम? तो अहमदाबाद शहर में है। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट अर्थात संबंध है ना, पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अच्छा, इस समझौते में था क्या कि भारत के ही लोग आपस में समझौता कर रहे थे। इस समझौते में था ना कि महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझा रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहे थे कि हमें 42 को बस अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का सीट दे दीजिए, महात्मा और इकट्ठा मांग रहे थे। तो महात्मा गांधी बोलते हैं ना, खोपड़िया में बड़ा जान था, ये उजला चमन में बड़ा जान था महात्मा गांधी, अरे वकील थे। ठीक है, आप अम्बेडकर जी आप भी भारत के सबसे सुप्रसिद्ध वरिष्ठ रहे, बैरिस्टर रहे, लेकिन महात्मा गांधी भी तो कम नहीं थे। अम्बेडकर जी से बोले कि ठीक है, हम आपको 42 नहीं, हम आपको 147 दे रहे हैं। कितने दे दिए? 147 को दे दिए, लेकिन भारत के अलग अलग पूरे राज्यों में बांट के दे दिए। बस समझौता में ही हुआ, क्योंकि अम्बेडकर जी मान नहीं रहे थे। लेकिन ठीक है, मानना तो पड़ता है, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, फैमिली या फिर देश चलाना हो। ठीक है, गांधी इरविन भी एक समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता होने के बाद से महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, अभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं 1932 में।
नेहरू और जिन्ना में भी कुछ समझौता होता है और सुभाष चंद्र बोस और गांधी में, चूंकि आप इसमें तो कोई समझौता नहीं होता है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी में कोई समझौता ही नहीं होता है, विवाद था ही नहीं, या फिर सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से उतना मिलने तो नहीं गए। लेकिन राष्ट्रपिता का नाम अगर आ जाए ना कोई, कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। ऐसा नहीं है गांधी के प्रति उनके अंदर आदर या भाव की कमी थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनको भी पता था कि गांधी नहीं होते तो फिर देश आजाद नहीं होता। लेकिन कभी कभी देखिएगा ना, एक ही घर में ना कोई गरम दल का होगा, कोई नरम दल का होगा, कोई थोड़ा एकदम से सब मिला के चलने वाला होगा, तो भी फैमिली चलता है। बस सुभाष चंद्र बोस भी देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, महात्मा गांधी भी देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी लड़ रहे थे कि ना अंग्रेज में तुम लोग भारत में रहो, ऐसा तो कुछ नहीं था। सुभाष चंद्र बोस को पता था कि हमेशा सत्याग्रह के या अहिंसा के पथ पे चल के आजादी नहीं मिलने वाली है। कोई नहीं, दोनों का मकसद एक ही था, देश की आजादी। कोई गरम दल का था, कोई नरम दल का था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और ये भारत का संभवतः आखिरी आंदोलन है। क्या था? भारत का आखिरी आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज लोग मान जाते हैं, बोलते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा हम आप लोग को आजाद कर देंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में। वहां पे हिटलर की हार होती है, वहां पे हिटलर की हार होती है और अंग्रेजवा इतना धुआ गए होते हैं ना कि लोग माथा काम करना बंद कर देता है। अब महात्मा गांधी इसी में देखिए क्या होता है, जैसे ही लोग द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध चालू कब हुआ इतना ध्यान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का ना हमारे आजादी में बड़ा ही अहम योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है 1939 में। कब? 1939 से 1945 में। महात्मा गांधी को कब लोहा गरम है या कब हथौड़ा मारना है ना, उनसे बढ़िया किसी को आया ही नहीं। बस एक ही गलती कर दिया था महात्मा गांधी ने कि सुखदेव भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी हुई थी, बस वही मिस्टेक था महात्मा गांधी से, क्योंकि उसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। अब ये भी नहीं थे महात्मा गांधी रोकिए दे सकते थे, ऐसा नहीं है, बाहुबली नहीं थे, आग्रह तो कर सकते थे। ठीक है, अब क्या होता है 1939 1945 के बीच युद्ध चालू होता है। देखिए ध्यान दीजिए, 1942 में देख रहे हैं युद्ध चालू होता है 39 40 41। 3 साल बाद महात्मा गांधी हथौड़ा मार देते हैं, बोलते हैं कि चलो हथौड़ा मारेंगे तभी काम होगा। उधर से लोहा गरम है, इधर ही पीटना चालू कर देते हैं, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो भारत छोड़ो। मतलब हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, एक भी सहयोग नहीं करेंगे भारत के लोग, या भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत से भाग ही जाओ। और सहयोग भी उसके पहले चला था, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भगाने का पूर्ण रूप से ठान लिया इन्होंने। क्या था? लोहा गरम था और हथौड़ा पीटना शुरू हो गया। अब अंग्रेज अब पगला गए सब, उधर तो द्वितीय विश्व युद्ध में धोए जा रहे थे, अब भारत वाले भी विरोध कर दिए। अब ये लोग बोले ना कि थोड़ा सा समझौता कर लो, हम लोग आजाद कर देंगे। बस वही बात था, जीतने के बाद से फिर भी इन लोगों के प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनना शुरू हुआ कि भारत को भी आजादी चाहिए। 1947 में हमें आजादी मिल जाती है। तो हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था 1942 में। संभवतः भारत का यह आखिरी आंदोलन था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई किसने दिया था? वो महात्मा गांधी ने। हम आप लोगों को कई बार बताए हैं कि ऐसा शख्स जो एकदम शांत स्वभाव का रहने वाला हो, अहिंसा के पथ पे चलने वाला हो, ये कैसे नारा दे सकता है? कि कौन सा नारा है बताइए आप लोग? कि डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ऐसा शख्स देता है। मतलब उनके अंदर भी ज्वाला थी। लेकिन कभी कभी होता है कि हाथी का दांत खाने का अलग, दिखाने का अलग, या फिर बुद्धिमान व्यक्ति ना कितनी भी दिक्कतें हो उसमें विचलित नहीं होते हैं। महात्मा गांधी शायद उसी बुद्धिमानों में से एक थे। कितनी भी परिस्थितियां खराब हो लेकिन विचलित नहीं होते हैं, ऐसे थे। मतलब ना तो डू और डाई का नारा दिए थे। करो या मरो का सुभाष चंद्र बोस का अपना नारा था, नेहरू ने शायद कोई नारा दे दिया था, और इन लोगों का सबका अपना अपना एक नारा था। आगे आएंगे हम लोग। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस से पहले इसकी स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने ना इसकी स्थापना की, आजाद हिंद फौज। मतलब जो हिंद का फौज है ना उसे आजादी चाहिए। हम लोग हिंद से मतलब है हिंदुस्तानी, इसे हम लोग प्यार से सिंधु नदी के नाम से रखा गया। हिंदू से हिंदुस्तानी बेटे, और उसी से हम लोग हिंद बोले जाते थे। तो इन्होंने नाम रखा था ना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। पहले इसकी स्थापना किया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया।
और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में इसी में आज़ादी छिपा हुआ था कि हम लोग भारत को आज़ाद कर रहे हैं। इनके ऊपर प्रस्ताव रखा गया। 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं भारत के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ये होता है 11 दिसंबर को। कब होते हैं? 11 दिसंबर को। आई होते हैं 9 दिसंबर को। कब होते हैं? 9 दिसंबर को। थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। नेहरू अम्बेडकर से, ये जो अम्बेडकर थे प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का यानी निर्माण करने वाले थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान जो निर्माण समिति का अध्यक्ष थे ना, इनका नाम क्या था? अभी हमने बताया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति या निर्माण समिति, बात एक ही है। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप मतलब होता है ना रूप गढ़ने वाला, किसी भी चीज का रूप, हम लोग रूपरेखा कैसे तैयार कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे आते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत कब किया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को। सही है, 26 नवंबर 1949 को ये भारत का संविधान अंगीकृत किया जाता है। अगर ये कोई पूछ दे कि अमल में कब लाया गया, तो अमल में लाया गया 26 जनवरी 1950। अमल में लाने से मतलब होता है ना लागू कर दिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। 24 जनवरी 1950 को यूपी के स्थापना दिवस है। यूपी का स्थापना दिवस अगर हमसे कोई पूछ दे तो 24 जनवरी 1950 का क्या होता है? तो यूपी की स्थापना दिवस। यूपी की क्या हो जाती है? वो यूपी की स्थापना, यानी हम लोग का उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ? 24 दिसंबर को। इसको याद कर लीजिएगा। मैंने हम लोग बोल दे कि यूपी का जन्म कब हुआ? तो 24 दिसंबर को हुआ। इससे पहले प्रोविजनल कॉलेज था, प्रोविंस था, पता नहीं अनेकों प्रकार का नाम रखा गया था हम लोग का। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, गणराज्य से मतलब क्या हुआ? गणतंत्र हो गए हम लोग, हमारे यहाँ संविधान लागू हो गया, ठीक है। तो कब हो जाता है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे अंदर संविधान लागू हो गया। संविधान के रूपरेखा के अनुसार हमारा देश चलेगा। लेकिन इस समय के ना नेताओं के हाथ के कठपुतली हम लोग बन गए। क्या बन गए हैं? नेताओं के हाथ के कठपुतली बन गए हैं। अच्छा, नेता में ही तो सब कलाकारी करते हैं ना। इस कुछ याद आया है मुझे, अभी भारत की ये आजादी पे मुझे याद आ गया। तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा कोई भूल नहीं। ये भारत के लोगों ने ना इतिहास लिखा है, कोई भूल नहीं लिखा है। जय हिंद साथियों।